कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है लर्न विद पीयूष के इस YouTube चैनल पर। इस चैनल पर हम लोग साइंस और मैथ सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स में डीप जाते हैं। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि हमने व्हाट इज ग्रेविटेशन इस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन किया था। हमने ग्रेविटेशन का एग्जैक्ट मीनिंग पिछले वीडियो में जाना। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन में थोड़ा डीप जाने वाले हैं। सर आइजैक न्यूटन ने हमें ग्रेविटेशन के बारे में क्या बताया ये हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का। ये दो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ने के बाद हमारी आज की ये वीडियो एंड हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट से। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो ग्रेविटेशन होती है वो धरती हम सब पर लगाती है, जिसकी वजह से हम लोग फ्लोट नहीं करते, हवा में फ्लोट नहीं करते। अच्छा, तो क्या सिर्फ धरती हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है? अगर बेसिकली देखा जाए तो जी हाँ, लेकिन न्यूटन के हिसाब से न केवल धरती बल्कि इस पूरे यूनिवर्स में सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2+2 क्या होता है, आप कहोगे 4। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप यहाँ अब जहां पर भी हो आप उस जगह पर 2+2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो 4 होगा। अगर आप अपनी जगह से 100 किलोमीटर दूर जाकर 2+2 की वैल्यू निकालोगे तब भी वो 4 ही आएगी। अगर आप अर्थ से दूर किसी दूसरे प्लेनेट में जाकर 2+2 की वैल्यू निकालोगे तब भी वो 4 आएगी। तो मतलब ये एक ऐसी चीज है जो पूरे यूनिवर्स में लागू हो रही है। बिल्कुल उसी तरीके से ग्रेविटेशन को लेकर भी हमें एक कॉन्सेप्ट दिया था सर आइजैक न्यूटन ने, जो कि पूरे यूनिवर्स में लागू होती है। तो वो जो कॉन्सेप्ट था उसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक ऐसा नियम जो कि पूरे यूनिवर्स में लागू होता है, हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। तो जो सर आइजैक न्यूटन थे वो कहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो केवल प्लैनेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं लगाता, इस पूरे ब्रह्मांड में सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये मार्कर और ये मेरा हाथ, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे? एग्जैक्टली। इसके अलावा मैं इस व्हाइट बोर्ड पर फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इस कैमरे पर फोर्स लगा रहा हूँ, कैमरा मुझ पर फोर्स लगा रहा है, हमारी धरती सन पर, सन धरती पर, धरती मून पर, मून धरती पर, और सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा मानना था सर आइजैक न्यूटन का। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स होगी जिससे वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे। बिना फोर्स का अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो वो जो फोर्स उसके बारे में इन्होंने हमें कुछ बताया कि जो फोर्स होगी जिससे अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी m1 m2 के। अब ये m1 क्या है, m2 क्या है, आइए जानते हैं। मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट A, और एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट B। इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस अगर मुझे पता नहीं है तो मैं उनके जगह m1 मान लेता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा, और वो मुझे पता नहीं है इसलिए मैंने m1 लिया, और जो ऑब्जेक्ट B है इसका मास मैंने m2 लिया। तो जो कंडीशन थी, न्यूटन ने कहा कि जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। मान लो m1 इंटू m2 करो, मुझे क्या मिलेगा, m1 m2 मिलेगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि मान लो सर, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है A और एक है ऑब्जेक्ट B, इनका m1 m2 निकालना है मुझे। मान लो ये 10 किलो का है और ये भी 10 किलो का है, तो इनका m1 m2 मतलब ये हो गया m1 और ये हो गया m2, मतलब इसका m1 कितना है 10 और m2 यानी कि मास 2 ये होगा 10। तो 10 इंटू 10 करने पे मुझे मिलेगा 100। तो इनके बीच का m1 m2 100 आया। और दूसरी कंडीशन मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है C और दूसरा ऑब्जेक्ट है D, ये 15 किलो का है और ये 10 किलो का है, तो इनका m1 m2 मतलब 15 मतलब m1 और 10 मतलब m2। 15 इंटू 10 करने पर मुझे जो वैल्यू मिलेगी 150। मुझे एक बात बताओ, m1 m2 की वैल्यू यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 150 है, 150 बड़ा है या 100? 150। इसका मतलब अगर m1 m2 इस केस में ज्यादा है तो जो फोर्स होगी ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इस केस में ज्यादा होगी। यही था मतलब
डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब एक क्वांटिटी बढ़ने पर दूसरी क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाती है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मासेस बढ़ा तो जो उनके बीच में लगने वाली फोर्स होगी वो भी बढ़ गई। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं सेकंड कंडीशन। पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट, इस पूरी यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरा ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया कि जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट था। और तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया कि जो फोर्स होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। चलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या कि मान लो एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घट जाएगी। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मतलब समझ लो कि ये मेटल है और यहाँ पर एक मैग्नेट है। मेटल और मैग्नेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर आज 10 मीटर है और मान लो कि बाद में ये 20 मीटर हो गया, ठीक है। एक कंडीशन में 10 मीटर और दूसरी कंडीशन में 20 मीटर है। तो मुझे बताओ कब ये जो मेटल और मैग्नेट है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी? बिल्कुल जब ये डिस्टेंस कम होगा, यानी कि 10 मीटर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फील होगी वो ज्यादा होने वाली है। तो इसका मतलब जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो कुल मिलाकर के इतना सब समझने के बाद मैं कह सकता हूँ कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, अच्छा एक स्टेटमेंट कह सकता हूँ मैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद सम फोर्स। The force is directly proportional to the m1 m2 मतलब product of masses and is inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। जो डिस्टेंस था ना, डिस्टेंस d इसका स्क्वायर। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हम लोग अगले लेक्चर में एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर डीपर जाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए लर्न विद पीयूष के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए अपना सपोर्ट दिखाते रहिए और हाँ रिकमेंड करिए आपके फ्रेंड्स को कि वो भी साथ में हमारे इस जर्नी को ज्वाइन कर ले लर्न विद पीयूष के इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ आपको साइंस और मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को डीप वे में अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ लर्न विद पीयूष के इस यूट्यूब चैनल पर।